Good morning, dear students. How are you? In the last video, we have discussed about the packing of the particles in three-dimensional structure. आपने देखा था कि जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी थी, पार्टिकल्स हमने रखे तो उसमें जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी थी यानी स्पेस ऑक्यूपाइड इन HCP, हमने दो पढ़े थे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो आपने इसमें देखा कि मैक्सिमम जो इसकी एफिशिएंसी थी वो कितनी थी, 74%। यानी जितना स्पेस होता है उसका 74% ही HCP और CCP अरेंजमेंट में ऑक्यूपाइड होता है। रिमेनिंग 23% क्या रह गया, 26% क्या रह गया, वेकेंट स्पेस रह गया। तो ये जो वेकेंट स्पेस है ये क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका इंटरस्टिशियल वॉइड्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें, अभी मैंने एक पॉइंट तो आपको बताया कि मैक्सिमम स्पेस occupied by the constituent particles in solids, by the solids, ये हमने किस में पढ़ा, HCP एंड CCP अरेंजमेंट इज 74%। कितना है, 74%। एंड द रिमेनिंग स्पेस वो क्या हो गया, आपके वेकेंट हो गया। ओके, रिमेनिंग empty space is called interstitial voids। remaining empty space, ऐसे और लिख लिए, remaining space in the arrangement of particles is called interstitial voids और स्पेस। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इंटरस्टिशियल वॉइड्स के। और ये हमने किस में देखा अरेंजमेंट, ये कौन सा अरेंजमेंट है आपका, 3D अरेंजमेंट। तो थ्री डायमेंशनल में हमने पढ़ा था HCP और CCP के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो वॉइड्स हैं वो 2 टाइप्स के वॉइड्स होते हैं, 3D वॉइड्स आपके, एक तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो हम आज इस वीडियो में हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ लें। तो वॉइड्स कितने टाइप के आपके, टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर देयर। टू टाइप्स ऑफ voids
will be formed during 3D arrangement of constituent particles in the solids। कितने तरह के बनेंगे? 2 टाइप्स के बनते हैं जब 3D अरेंजमेंट हम करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कौन कौन से हो गए। एक तो अपन बात करेंगे टेट्राहेड्रल बॉइड्स, और दूसरे अपने पास कौन से होते हैं? ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। ठीक है, 2 तरह के बॉइड्स होते हैं। अब किस तरह से ये बनते हैं, दोनों ही तरह के, क्या डिफरेंस है इनमें, वो हम अब समझेंगे। तो पहले अपन जो डिस्कस करते हैं टेट्राहेड्रल बॉइड्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। टेट्राहेड्रल बॉइड्स आपको ध्यान हो कि जब हमने 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पढ़ा था तो एक लेयर बनाई थी हमने स्फीयर्स की, और उसके ऊपर दूसरी लेयर रखी थी, फिर तीसरी लेयर रखी थी। तो इससे क्या बने थे? 3D अरेंजमेंट बना था। तो वो उसी तरह से अपन जब यहाँ पे देखते हैं, आपको ध्यान हो, जब अपने हेक्सागोनल अरेंजमेंट पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था और वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर हम फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर्स और जो 4th स्फीयर है सेकंड लेयर का जो स्फीयर है वो किसके ऊपर आ रहा है? इसके द्वारा जो ट्रायंगुलर बॉइड्स। वैसे भी आप देख सकते हैं, आप कोई भी टेनिस की बॉल लीजिए, 3 बॉल लिए, अब 4 बॉल लें, पहले 4 बॉल लिया आपने तो 3 को तो एक साथ रख दिया। जिस तरह से मैंने ये बना हुआ, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? स्फीयर्स हैं। तो जब इस तरह से बनाएंगे आप तो 3 को तो फर्स्ट लेयर में रख दिया, सेकंड जब आप उसके ऊपर रखेंगे, किसके ऊपर? जो उनमें एक होल रह जाता है, छोटा सा होल रह जाता है, उसके ऊपर मान लीजिए अपन ने क्या किया, इस पर एक और 4th स्फीयर रखा। तो इसमें हम किस तरह से लिखेंगे इसको देखिए, when a sphere of second layer rest on the triangular, आपने देखा था ना, ये जो बीच का है ये क्या है? ये ट्रायंगुलर बॉइड्स है। इसकी अगर आप शेप देखेंगे तो ये क्या है? ट्रायंगुलर। ठीक है, व्हेन अ स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर रेस्ट ऑन द ट्रायंगुलर बॉइड कर लीजिए, कौन सिंगल है बॉइड, made by 3 spheres in the first layer, यानी फर्स्ट लेयर के जो 3 स्फीयर्स थे, उन्होंने जो ट्रायंगुलर बॉइड बनाया, उसके ऊपर आपने सेकंड लेयर का स्फीयर रखा। तो देखिए, अब इसमें आप गौर से इसको देखें, ऑब्जर्व करें बॉइल के थ्रू, तो आप देखेंगे कि इनके जो सेंटर जैसे मान लीजिए
जो 3 स्पेयर्स तो फर्स्ट लेयर के हो गए और 1 स्पेयर किसका हो, सेकेंड लेयर का। तो अगर हम इनके सेंटर्स को ऑब्जर्व करें, 3 स्पेयर्स तो ये हो गए और 1 कौन सा हो गया, सेकेंड लेयर का। तो हम देखते हैं ये किसके रिप्रेजेंट करते हैं, 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। यानी अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल बॉइड्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे, सेंटर्स ऑफ 4 स्पेयर्स। अब ये 4 स्पेयर्स कौन से हो गए, 3 तो किसके हो गए, फर्स्ट लेयर के, एंड 1 किसका हो गया, सेकेंड लेयर का। सेंटर्स ऑफ 4 स्पेयर represents the 4 corners of regular tetrahedron। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं ना अपन, तो वो क्या कहलाता है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डायमेंशनल है ये ट्रायंगल नहीं है। ये क्या है, 3 तो ये नीचे हो गए, जैसे आप बनाते हैं ना, अब आपने मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, मीथेन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे आप देखते हैं ना हाइड्रोजन ही होते हैं। तो 3 तो ये किसके, मालूम, अंदर वाले फर्स्ट लेयर के रिप्रेजेंट करते हैं 3 हाइड्रोजन तो, और एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाले। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, आपने पढ़ा होगा ये कि मीथेन की। इसी तरह से इसके जो 4 सेंटर्स हैं, एक किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉर्नर्स इसके रेगुलर टेट्राहेड्रॉन को। हैंस जो आपके वॉइड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हैंस द वॉइड्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इनको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते कितने हैं, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, तो इसको एक अज्यूम करो, आप देखेंगे, आप घर पे ऐसे बॉल रखिए, एक ऊपर रखा और धागे की सहायता से इनको बांध के आप ऐसे लटकाएं, तो आप देखेंगे कि एक जो वॉइड है वो आपकी तरफ भी है और एक उसके उसके पीछे की साइड में भी आपको दिखेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें 4 तो आपकी तरफ दिखेंगे आपको, 4 उसके अपोजिट। यानी यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हैं वो 8 वॉइड्स होते हैं। कितने होते हैं, 8। एक तो अपर साइड और एक लोअर साइड। तो टोटल वॉइड्स कितने हुए, 8 वॉइड्स। 8 वॉइड्स ये कौन से हो गए, टेट्राहेड्रल। आर देयर क्या हुआ, 1 वाइड साइड देयर in which 4 voids in upper side and other 4 are in lower side। दूसरे 4 किस में है, लोअर साइड में है। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, जबकि हमारे स्पेयर्स कितने हैं, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईच स्पेयर एसोसिएटेड विथ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मीन्स, फाइनल कह रहा है यहाँ पर कि ईच स्पेयर एसोसिएटेड विथ
associated with how many tetrahedrals? 2, with 2 tetrahedral voids, यानी ईच स्पेयर 2 टेट्राहेड्रल voids के साथ किसमें होता है? एसोसिएट होता है, यानी एक के साथ 2 स्पेयर होते हैं। अब हम बात करें इनके रेशो की। आपने देखा है वॉइड का साइज तो छोटा होता है और स्पेयर बड़ा होता है। यानी अपन कोई भी जैसे क्रिस्टल की बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो आपने देखा होगा एनाइन तो क्या होता है? बड़ा होता है इन जनरल। कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो एनाइन तो बड़ा होता है, तो एनाइन तो क्या बनाता है? सीसीपी और एचसीपी अरेंजमेंट बनाता है, और उसके जो वॉइड्स हैं उनमें क्या रहता है? कैटाइन फिक्स रहता है, कैटाइन अरेंज होता है। तो अब हम अगर रेशो की बात करें इसके वॉइड्स और स्पेयर की, तो यहाँ पर अपन देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो अपन लिख रहे हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। किसका रेशो? रेशो अपन देखें क्योंकि स्पेयर शेप है ये, तो रेडियस आपके रेडियस ऑफ वॉइड्स अपॉन रेडियस ऑफ स्पेयर। जो रेशो अपन बात करते हैं यहाँ पर, रेशो ऑफ आर, रेडियस हो गया, आप चाहे स्मॉल आर लिख लीजिए, यहाँ पर अपन कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, जैसे भी अपन रिप्रेजेंट करना चाहें। ये तो आपके क्या हो गया? ऊपर तो आएगा वॉइड्स का रेशो, रेडियस और स्पेयर। निचली बात है कि वॉइड छोटा होता है तो उसका रेडियस क्या होगा? कम होगा, और स्पेयर का बड़ा होता है तो उसका ज़्यादा होगा। और इनका जो रेशो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए, ये आपके होता है 0.225। क्या होगा? 0.225, ये इनका रेडियस रेशो होता है। और जनरली अपन क्या है कि ये जो निकालते हैं ना लेंथ इन पिकोमीटर में निकालते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो रेशो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए 0.225 होता है। अब हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से अपन निकालते हैं। कई बार पूछते भी हैं, आपके सिलेबस में तो केवल वॉइड्स दे रखा है, बाकी के जानकारी के लिए और आपको डिटेल पढ़ना है तो इसका अपन डेरिवेशन पढ़ते हैं कि भी किस तरह से इसको अपन निकाल सकते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे डेरिवेशन टू फाइंड आउट द रेडियस रेशो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अपन चाहें तो इनको जैसे अपन ने लिखा है, अपन R1 यूज कर सकते हैं वॉइड के लिए, और R2 यूज कर सकते हैं किसके लिए? स्फीयर के लिए। अपन R1 R2 रेशो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बार बार अपन वॉइड्स और स्फीयर लिखने की बजाय R1 R2 यूज कर सकते हैं। यानी R1 R2 रेशो कितना होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए? 0.225। तो चलिए अब हम इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं। इसके लिए अपन कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अपन ने क्यूबिक स्ट्रक्चर बना ली। अब ये चीज़ तो आपको मालूम है, ये अपन बॉडी सेंटर्ड यहाँ पर अपन कंसीडर करेंगे। 8 तो कॉर्नर्स हो गए, और ये अपन यहाँ पर एक ये सेंटर में हो गया, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड, ये क्या है आपके? बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, आपको मालूम है अपन ने जो एज लेंथ ली थी, मान लीजिए एज लेंथ आपके क्या है ए, एज लेंथ क्या है ए, और हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, मान लीजिए आपकी ये ट्रायंगल अपन ले रहे हैं ए बी, ठीक है, ए बी और सी, अपन ने लिया ये ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल लिया, और एक ये मान लीजिए डी, क्योंकि अपने को बॉडी सेंटर कंसीडर करना है, तो एक तो ट्रायंगल आपके देखिए ये होगा, एक तो ट्रायंगल आपका ये हो गया, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपका क्या हो गया, बॉडी सेंटर को लेते हुए ये हो गया, कहेंगे बॉडी सेंटर को लेते हुए हो गया। यहाँ पर हमने दो चीज़ें ली थी, एक तो अपन ने लिया रेडियस ऑफ बॉइड, और एक हमने लिया क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये तो मान लीजिए आपके जो हमने लिया है सेंटर में बॉडी सेंटर, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तो आपके हैं, बाकी के क्या हो गए, ये स्फीयर्स हो गए, क्या हो गए, स्फीयर्स हो गए। अब चलिए हम बात करते हैं रेडियस ऑफ बॉइड, रेडियस ऑफ बॉइड, बॉइड का रेडियस हमने क्या माना R1, मैंने कहा था ना R1 R2 रेशियो आप निकाल सकते हैं, और रेडियस ऑफ स्फीयर वो मान लीजिए हमने माना R2, यानी R2 रेडियस का स्फीयर ऑफ, रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया, और R1 रेडियस ऑफ बॉइड हो गया। एज लेंथ अपन देखें, एज लेंथ, एज लेंथ हमने क्या मानी है यहाँ पर ए, ठीक है, ये हो गया, ये तो हमने डायग्राम से मान लिया। अब चलिए कैसे निकालना है अपने को, पहले अपन, ये तो आप जानते हैं ना फेस होता है, ये हमने बताया फेस डायगोनल हो गया, और ये ट्रायंगल ही अपन कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, कंसीडर द ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी, ठीक है, ये हमने क्या ए बी सी कंसीडर किया। अब देखिए अपने को ये फेस डायगोनल, आपने पढ़ा है, ये इक्वेशन पढ़ी होगी, फेस डायगोनल क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें तो क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हुआ, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए ए बी तो क्या है, फेस डायगोनल है, ये फॉर्मूला था डायगोनल का, लेंथ बेस के, डायगोनल किस तरह से निकालते हैं, लेंथ और बेस का स्क्वायर करके, ये आपने 9th-10th में ही पढ़ा होगा ये मैथ में। अब आप देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी और बी डी, ए सी तो ये हो गया और बी डी ये हो गया, दोनों ही क्या है, एज लेंथ है ये, और ए बी क्या है, डायगोनल है। तो ए सी पे एज लेंथ आपके क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एज लेंथ अपनी क्या है ए, दैट मीन्स 2a स्क्वायर, ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 2a स्क्वायर, और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना, अंडर रूट 2 सॉरी, अगर अपन इसको अंडर रूट इसका करेंगे
तो ये आके क्या हो जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर को उठाया तो √2a, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। अब देखिए ए बी किसके बराबर है, अब यहाँ पे कोई फेस पे तो आपके स्पेयर है नहीं, तो यहाँ पर ए और बी जो स्पेयर है ये आपस में क्या है, टच किए हुए हैं। तो अपन ने क्या माना, ए एंड, ऐसे लिखिए स्पेयर्स एट ए एंड बी टचेज टू ईच अदर, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो आपके क्या होगा, ए बी, R2 ये हो गया और R2 ये हो गया, यानी यहाँ पर जो है ये इस तरह से है, यानी ये आपके ये तो ये हो गया, ये इस तरह से स्ट्रक्चर। तो आप देखें तो ये भी क्या हो गया, 2R2 के बराबर हो गया, क्योंकि R2 तो एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, R2 2R2। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2R2 इज इक्वल टू √2a, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। और R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे R2 निकालें तो √2 अपॉन 2a, ये हो गया, ठीक है। और ये आपने पढ़ा होगा कि अगर √2 से 2 को आप काटोगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, ये आपने पढ़ा होगा। √2 तो √2 इज इक्वल टू 2 के बराबर हो जाता है, ठीक है, 2 बच गया, यानी क्या हो गया, R2 इज इक्वल टू a अपॉन √2, R2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन √2, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, R2 इज इक्वल टू a अपॉन √2, ये तो हमने किस में निकाल लिया, एक फर्स्ट एंगल लेके, फेस डायगोनल लेके। अब अपन निकालेंगे ये बॉडी डायगोनल, जो आपके वॉइड्स जिसमें इंक्लूड हो रहा है। तो नेक्स्ट अपन देखिए, इसको उतार लीजिए, देखिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की। नाउ कंसीडर ट्रायंगल, कौन सा, ABD, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABD, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया, और ये अपना AB हमने निकाल ही लिया है, और ये एज लेंथ हो गई इसकी। तो क्या होगा, बॉडी डायगोनल AD, मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको, AD इज इक्वल टू √AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, AB हमने निकाला था पिछले उसमें, क्या था, √2a, ये निकाला था अपन ने AB का स्क्वायर, ठीक है। ये अभी हमने निकाला था √2a, AB इज इक्वल टू, और ये क्या हो गया, स्क्वायर कर दिया, प्लस BD अपने पास है ही, a स्क्वायर, एज लेंथ हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये तो 2 हो गया, और इसका स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर, तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, √3a स्क्वायर हो गया, क्लियर। और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, √3
ए स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया, √3 सॉरी ए, इसका स्क्वायर का तो स्क्वायर है ना, ये तो √ ही रहेगा और स्क्वायर है तो √3 ए आ गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, AD के बराबर। अब देखिए यहाँ पर ED क्या है, अगर हम इसको रेडियस के उसमें देखें तो देखिए ये दो तो आपके क्या हो गए, स्फीयर हो गए, और इनके बीच में क्या है, वॉइड है। ठीक है, तो अगर हम इनके सेंटर्स को देखें तो जो आपका ये AD है ये इस तरह से है। तो यहाँ पर आप देखो तो AD बराबर क्या हो गया, R2 ही हो गया, R2 ही हो गया, और ये दो हो गए R1, यानी 2R1 + 2R2, ये किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें, क्या हो गया, ये किसके बराबर है, AD के बराबर। तो वैल्यू पुट करिए, 2R1 + 2R2 इज इक्वल टू √3a, √3 हो गया। अब देखिए इसमें से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो R1 + R2 इज इक्वल टू √3a। ठीक है, और R1 + R2 इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ गया, √3/2a, R1 R2 इज इक्वल टू √3/2a। क्लियर, इसको आप इक्वेशन 2 अपन लिख लेंगे। अब बस कुछ नहीं करना, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है। तो अपन अब पढ़ते हैं आगे, निकाल दो इसको। देखिए ये इक्वेशन 2 और 1 में रहने देता हूँ क्योंकि इसको अपने को डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, R1 + R2/R1 सॉरी R2, ये R2 है ना, तो R1 + R2/R2 इज इक्वल टू, भी लिखिए आप, √3/2 इंटू a, और इसको करेंगे तो √2 तो क्या पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, और अपॉन a। या समझ में आ गया। अब a से तो a कैंसिल हो गया, और √2 से जब आप इसको करोगे तो क्या बचेगा, √2 बच जाएगा ये। तो क्या होगा इक्वेशन, R1 + R2/R2 इज इक्वल टू √3/√2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये दोनों से अपन डिवाइड कर सकते हैं, R1/R2 यही तो अपने को चाहिए, प्लस R2/R2 इज इक्वल टू √3/√2। दूसरी तरह इसको और सॉल्व करिए, अब ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू √3/√2। अब 1 को अपन इधर ले जाएंगे, देखिए किस तरह से, ये मिटा देता हूँ मैं, अब इसका काम हो गया। R1/R2 इज इक्वल टू √3/√2 - 1। ठीक है, अब अपन R1/R2 इज इक्वल टू √R2 कॉमन ले लिया, कितना बच गया, √3/√2। R1/R2 इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू आपको मालूम है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 माइनस √2 की, ये तो कॉमन है, 1.414 अपॉन
1.414, ये अंडर रूट 2 की लिख ली, इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस करिए और फिर इसको डिवाइड करिए, तो ये आपका कितना आएगा 0.225। इसका रेशो R1/R2, यानी वॉइड्स का मतलब रेडियस और स्फीयर के रेडियस का रेशो है वो कितना आता है 0.225। तो इस तरह से हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए रेडियस रेशो निकाल सकते हैं वॉइड्स और स्फीयर का। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसी तरह से इसके लिए निकालेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए निकालेंगे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ, नेक्स्ट में अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।